नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 9 की हिंदी। क्लास 9 की हिंदी में हम पढ़ रहे हैं अपनी क्षितिज पाठ्य पुस्तिका भाग 1 का पाठ 3 पाठ 2। तो इस पाठ में हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं लाहसा की ओर। ये हमारा चैप्टर है लाहसा की ओर, जो लिखा गया है राहुल संकृत्यायन जी द्वारा। तो हमने अपने पिछले लास्ट सेशन में ये जाना कि राहुल संकृत्यायन जी ने ये जो एक यात्रा वृतांत है लाहसा की ओर। लाहसा क्या है? तिब्बत की राजधानी है। तिब्बत की राजधानी जब यहाँ पर ये बात है 1929-1930 की, 1929-1930 की ये बात है, जब राहुल संकृत्यायन जी तिब्बत की यात्रा पर निकले थे। और उस समय पर भारतवासियों को तिब्बत की यात्रा की अनुमति नहीं थी और ये यात्रा उन्होंने की नेपाल के रास्ते। और उन्होंने यहाँ पर तिब्बत की राजधानी लाहसा की ओर जाने वाले जो रास्ते हैं, दुर्गम रास्ते जो हैं, कठिन जो रास्ते हैं, उस पूरे रास्ते की जो यात्रा उन्होंने की, कैसे कैसे वहां पर उन्हें लोग मिले, कैसे कैसे वहां पर रास्ता था, वो सारी चीजों का वर्णन आपने देखा कि उन्होंने इस पाठ में किया है। तो आपने अभी तक देखा कि राहुल संकृत्यायन जी ने हमें लाहसा की ओर जो हमारा ये चैप्टर है इसमें क्या क्या चीजें बताई कि उन्होंने बताया कि जो सबसे पहले उन्होंने ये जो यात्रा की थी, कि जैसे हमने आपको बताया कि ये यात्रा उन्होंने एक भिखमंगे छदम के वेश में की थी। भिखमंगे के रूप में उन्होंने ये यात्रा की थी, क्योंकि उस समय पर हमें तिब्बत की यात्रा करने की अनुमति नहीं थी। और जिस रास्ते से उन्होंने यात्रा की थी वो रास्ता उससे पहले व्यापारिक रास्ता या सैनिक रास्ते के रूप में मशहूर था। और उसके बाद वहां पर चीनी सैनिकों का भी कब्जा काफी टाइम तक रहा था। तो किस तरह से उन्होंने यात्रा में क्या क्या चीजें देखी और क्या क्या चीजें अपने उनका जो सहयात्री था उसके साथ उन्होंने क्या क्या चीजें अनुभव की, वो सारी बातें उन्होंने यहाँ पर शेयर की है। तो हमने अपने लास्ट सेशन में, इससे पहले का जो हमारा लास्ट सेशन था उसमें हमने इस तरह कुछ बातें यहाँ पर पढ़ी थी कि वहां पर जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो रास्ता था वहां पर वो व्यापारिक रास्ता ही नहीं जबकि सैनिकों का रास्ता भी था। और कई जगह वहां पर फौजी चौकियां और किले भी बने हुए थे, जिनमें पहले से चीनी पलटनें रहा करती थी। और फिर उन्होंने वहां के लोगों के विषय में यहाँ पर बताया कि वहां के जो लोग होते हैं, तो सबसे पहले उन्होंने एक बहुत ही अच्छी बात वहां के लोगों के विषय में बताई कि वहां के जो लोग होते हैं उनमें जाति पाति और छुआछूत का भेदभाव बिल्कुल नहीं होता है। यानी कि वे लोग केवल और केवल कुछ जो बिल्कुल निम्न श्रेणी के भिखमंगे होते हैं उनको छोड़कर बाकी सभी लोगों को घर के अंदर आने की अनुमति देते हैं। और यहाँ तक कि वो उनको चाय बनाकर भी पिलाते हैं। और दूसरा उन्होंने यहाँ पर कहा कि महिलाओं के लिए वहां पर कोई ऐसा पर्दा प्रथा जैसी कोई चीज नहीं है। वहां पर घर की बेटी, घर की बहू, घर की माताएं सभी आने जाने वालों का स्वागत करती हैं, उनको चाय पिलाती हैं, उनको भोजन ऑफर करती हैं, उनका सम्मान करती हैं। और बहुत सारी अच्छी बातें उन्होंने यहाँ के विषय में बताई। और उसके बाद उन्होंने यहाँ तक की बात भी बताई कि जब दूसरी चीज उन्होंने बताई जो यहाँ पर उन्होंने यहाँ पर बताया कि जो वहां पर लोग थे, वहां के लोगों की जब वो पहले, आज वो एक भिखारी के रूप में गए थे, लेकिन वो कहते हैं कि जब उन्होंने पहले इस यात्रा को किया था तो पहले उन्होंने एक अच्छे इंसान के रूप में, यानी कि जो एक नॉर्मल जो आदमी होता है उसके एक भद्र यात्री के वेश में उन्होंने यात्रा की थी। तो उस समय वो कहते हैं कि उन्हें वहां पर ठहरने का उतना अच्छा स्थान नहीं मिल पाया जितना कि आज उन्हें मिल पाया है। तो वो कहते हैं कि ये सारी चीजें वहां के लोगों की मनोवृत्ति पर भी डिपेंड करती है, उनके मनोवृत्ति पर भी निर्भर करती है, क्योंकि खासकर वहां के जो लोग होते हैं वो शाम के समय
छड़ पीकर, एक तरह की मदिरा होती है जो वो लोकल, जो वहाँ के लोग हैं वो उसको प्रिपेयर करते हैं, बनाते हैं और उसको पीते हैं। तो छड़ पीकर वो शाम को बहुत कम होश हवास में वो रहते हैं। तो शायद यही कोई रीजन उस समय रहा होगा, ऐसा वो बताते हैं। और उसके बाद वो बताते हैं डांडा थोड़ला, डांडे थोड़ले की बात बताते हैं। यहाँ पर कहते हैं कि ये डांडा जो है तिब्बत में सबसे खतरे की जगह है, सबसे खतरा यहाँ पर है, क्योंकि यहाँ पर ये इसकी जो ऊंचाई है 16 से 17,000 फीट की है। और इतनी ऊंचाई होने के कारण यहाँ पर ये जो स्थान है ये बिल्कुल निर्जन है, यानी कि यहाँ दूर दूर तक, मीलों तक ना तो कोई गांव है, ना ही कोई आदमी इंसान यहाँ पर दिखाई पड़ता है। सबसे बड़े खतरे की बात यहाँ पर यह है कि यहाँ पर दिन में भी डाकुओं का रहना, डाकू यहाँ पर दिन में भी मिल जाते हैं। और डाकुओं का होना तो एक बात है, लेकिन यहाँ पे एक सबसे बड़ी और प्रॉब्लम है कि जो डाकू हैं वो इंसान को वहां पर वो बिल्कुल भी इस तरह से लूटपाट नहीं करते कि आपको पकड़ लिया, आपको बंदी बना लिया। वो डायरेक्ट उस इंसान को पहले जान से मारते हैं, उसके बाद वो उसके साथ लूटपाट करते हैं। तो क्योंकि लेखक ने इसका एक और रीजन यहाँ पर बताया कि यहाँ पर जो है, जो अस्त्र या शस्त्र यानी कि हथियार रखने की, बंदूक हो चाहे पिस्टल हो, उसको रखने की अनुमति सरकार से नहीं लेनी पड़ती। यहाँ पर ऐसा कोई भी यहाँ पर ऐसा कोई भी नियम नहीं है कि आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा किसी भी हथियार को रखने के लिए। तो लोग जैसे हाथ में हम नॉर्मली हम डंडा लेकर चलते हैं, ऐसे ही लोग यहाँ पर पिस्टल और बंदूक लेकर चलते हैं। तो क्योंकि जो डाकू है उसको भी पता है कि सामने से अगर देखिए कोई भी आपसे अगर लूटपाट करने की कोशिश करता है तो सभी अपना बचाव चाहते हैं। तो डाकू को भी पता है कि अगर मैंने थोड़ी भी देर की तो मेरे प्राण भी खतरे में है, तो इसीलिए वो सबसे पहले उस इंसान को मारता है और उसके बाद वो क्या करता है, वो लूटपाट शुरू कर देता है। लेकिन लेखक कहते हैं कि हमने इस बात की इतनी ज्यादा परवाह नहीं की, क्योंकि हम एक भिखारी के वेश में थे, भिखारी के वेश में थे और हमारे पास रुपया पैसा कहाँ से। तो वो कहते हैं कि अगर हम कभी भी ऐसी कोई सूरत देख लेते, यानी कि हमें लग जाता कि यहाँ पर कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, तो हम क्या करते, अपने सर से टोपी निकाल लेते, जीभ बाहर निकाल लेते और दया करो करके भीख मांगने लग जाते। तो अब यहाँ पर लेखक बताते हैं कि जो पहाड़ था उसकी जो चढ़ाई थी, ऊंचाई थी, वो जो चढ़ाई थी वो 16 से 17 मील की थी। तो इसीलिए उन्होंने अपने सहयात्री सुमति से कहा कि अब वो जो आगे का रास्ता है लडकोर का, वो उस यात्रा को घोड़ों से करेंगे और उसके लिए घोड़े का इंतजाम किया जाए। तो ये सारी बातें हमने अपने पिछले सेशन में यहाँ पर पढ़ी थी इस पाठ के बारे में। तो अब यहाँ पर लेखक कहते हैं कि दूसरे दिन उन्होंने घोड़े के ऊपर सवार होकर अब वो लडकोर की ओर चल पड़ी। तो कहते हैं कि डांडे से पहले ही एक जगह उन्होंने चाय पी और दोपहर के वक्त वो डांडे के ऊपर जा पहुंचे। अब वो बताते हैं कि डांडा जो था वो समुद्र तल से 17 से 18,000 फीट की ऊंचाई पर था और दक्षिण से पूरब की ओर, पूरब से पश्चिम की ओर हिमालय के हजारों श्वेत शिखर चले गए थे। भाटे की ओर दिखने वाले पहाड़ अब बिल्कुल नंगे थे, ना बर्फ थी, ना वहां पर बर्फ थी, ना किसी तरह की कोई हरियाली। उत्तर की तरफ बहुत कम बर्फ वाली पहाड़ियां थी। सर्वोच्च जो स्थान था वहां पर वो था डांडे के जो देवता थे, क्योंकि तिब्बती जो लोग होते हैं उनका जो देव स्थान होता है, देवता का स्थान होता है, वो ऐसे ही निर्जन स्थानों पर उसे बनाया करते हैं। और उनकी खासियत होती है कि वो रंग बिरंगी कपड़े की झंडियां, यानी कि एक तरह की उसे धर्म पताकाएं भी कहते हैं और उस पर कुछ मंत्र लिखे होते हैं उनकी भाषा में। तो कुछ धर्म पताकाओं से उन्हें सजाया गया था। और तब फिर लेखक कहते हैं कि उसके बाद हमने उसी के बराबर, यानी कि जितनी चढ़ाई पर वो चढ़े थे 16 से 17 मील की,
उसी चढ़ाई पर अब उन्हीं को उतनी ही उतराई भी करनी थी, नीचे की तरफ उन्हें बढ़ना था। और वो कहते हैं कि चढ़ाई तो कुछ दूर थोड़ी मुश्किल थी, लेकिन उतराई बिल्कुल नहीं। शायद दो एक और सवार हमारे साथ चल रहे थे, यानी कि कुछ और सह यात्री उनके साथ और थे। तब यहाँ पर लेखक कहते हैं कि मेरा घोड़ा कुछ धीमे चलने लगा। जो उनका घोड़ा था, लेखक जिस घोड़े पर सवार थे, उनका घोड़ा थोड़ा सा धीरे चलने लगा। और इसी कारण मैंने समझा कि ये थकावट की चढ़ाई के कारण ऐसा कर रहा है, यानी कि अभी तक जो चढ़ाई की थकावट उस घोड़े में थी, तो शायद उन्हें लगा कि ये इसीलिए ऐसा कर रहा है। और लेखक ने कहा कि मैं उसे मारना नहीं चाहता था, क्योंकि वो उनकी इतनी हेल्प कर रहा था। देखिए, आप स्वयं उस घोड़े पर सवार हैं और ऊपर से फिर आप उसको मार रहे हैं, तो ये एक सज्जन या भद्र पुरुष की, ये इंसान की ये बिल्कुल भी खासियत नहीं हो सकती कि वो उस घोड़े को मारे। तब लेखक कहते हैं इसी कारण वो धीरे धीरे बहुत ज्यादा पिछड़ गया, क्योंकि वो बहुत स्लो चल रहा था, बहुत धीरे चल रहा था। और क्योंकि जो यात्रियों का जो झुंड था, क्योंकि उस रास्ते पर अकेले यात्रा करना बहुत ज्यादा मुश्किल था, तो जो यात्रियों का झुंड था वो उनसे काफी आगे निकल चुका था। और जो दोकिन वक्स्तो की तरह अपने घोड़े पर झूमता हुआ चला जा रहा था। यानी कि लेखक कहते हैं मैं दोकिन वक्स्तों की तरह बिल्कुल स्लो धीरे धीरे अपने घोड़े पर झूमता हुआ आगे बढ़ रहा था। जान नहीं पड़ रहा था कि घोड़ा आगे जा रहा है या पीछे, यानी कि घोड़े की चाल इतनी धीमी थी, इतना स्लो चल रहा था, ऐसा लग रहा था कि ये आगे जा रहा है या पीछे आ रहा है, इतना स्लो उनका घोड़ा इतना हो गया था। जब मैं जोर देने लगा, लेखक कहते हैं कि जब मैं जरा सा उसको जोर देने लगा, कोशिश करने लगा कि थोड़ा तेज चले, तो वो और ज्यादा धीमा पड़ जाता था और ज्यादा धीरे चलता था। एक जगह से दो रास्ते फूट रहे थे। तो ये यहाँ पर एक छोटा सा टर्निंग पॉइंट उनके लिए आया कि एक जगह पर दो रास्ते फूट रहे थे, यानी कि वो तिराहा कह सकते हैं कि अगर आप सीधे जा रहे हैं और सामने से इस तरह से अगर रास्ता एक लेफ्ट की तरफ जा रहा है, एक राइट की तरफ जा रहा है, तो तब लेखक कहते हैं मैं बाएं का रास्ता लेकर 1.5 मील तक आगे चला गया। अगर सामने से आप देखें, दिस इज राइट एंड दिस इज लेफ्ट, तो बाएं की तरफ वो 1.5 मील लगभग आगे को चले गए थे। और यहाँ पर लेखक कहते हैं कि आगे एक घर में जब उन्होंने पूछा, क्योंकि उनके जो सह यात्री थे वो काफी आगे निकल चुके थे और अब यहाँ पर जो रास्ता था उन्हें नहीं पता था कि किस तरफ जाना है, तो उन्होंने अपने मन में जो उन्होंने सोचा, तो वो बाईं तरफ 1.5 मील आगे निकल गए। लेकिन वो उन्होंने वहां पर अच्छा हुआ कि उन्होंने घर पर पूछ लिया और उन्हें पता चला कि लडकोर का जो रास्ता था वो राइट साइड का था, यानी कि उन्हें लेफ्ट साइड ना मुड़कर उन्हें दाहिनी साइड मुड़ना था, सीधे हाथ की तरफ उन्हें जाना था। अब फिर लौटकर उसी को पकड़ा। तो लेखक कहते हैं देखिए, एक तो उनका घोड़ा पहले से ही स्लो था, फिर वो वापस आए, फिर उन्होंने उसी रास्ते को पकड़ा और फिर जाकर वो दाईं तरफ गए और 4-5 बजे के करीब मैं गांव से मील भर था, यानी कि 4-5 बजे, शाम के 4-5 बजे अब वो गांव से, जिस गांव में उनके जो बाकी के सह यात्री ठहरे हुए थे, उस गांव से लगभग 1 मील दूरी पर थे। और वहां पर उन्हें सुमति इंतजार करते हुए मिले। जो उनके सह यात्री और एक तरह से उनके मित्र थे, वो उन्हें इंतजार करते हुए मिले और कहा कि मंगोलों का मुंह वैसे ही लाल होता है। अब लेखक अपने मित्र के बारे में बता रहे हैं कि मंगोलों के मुख तो वैसे ही लाल होते हैं, और उस समय वो गुस्से से और लाल था, यानी कि पूरे गुस्से में था। कहते ना, गुस्से से लाल हो जाना। तो अपने मित्र सुमति के बारे में कहते हैं कि मंगोले थे, तो मंगोले जो लोग होते हैं वो बहुत ज्यादा गोरे होते हैं, बहुत ज्यादा सफेद होते हैं, और साथ ही उनका जो मुख होता है बहुत ज्यादा रेड होता है, लाल लाल होता है। तो कहते हैं एक तो वो वैसे ही लाल होते हैं और ऊपर से वो गुस्से से भरा हुआ था। और उन्होंने कहा कि मैंने 2 टोकरी कंडे फूंक डाले हैं, मैंने 2 टोकरी
कंडे फूंक डाले, 3-3 बार की चाय गरम कर ली और बहुत गरम कर दी। तो वो गुस्से में था। जैसे आप किसी का अगर इंतजार कर रहे होते हैं तो आप उसे बताते हैं कि आपने अभी तक क्या क्या काम कर लिया और आप अभी तक नहीं पहुंचे। तो वो भी लेखक के लिए इसी तरह की शिकायत कर रहे हैं कि मैंने तो यहाँ पर 2-3 टोकरी के कंडे फूंक दिए, यानी कि आग सेकने के लिए आपके इंतजार में, और साथ ही चाय को 3 बार गर्म में कर चुका हूँ। तो लेखक कहते हैं कि मैंने इसका बहुत ही नरमी से जवाब दिया, बहुत ही आराम से जवाब दिया। कहा कि लेकिन मेरा कोई कसूर नहीं है मित्र, देख नहीं रहे हो कैसा घोड़ा मिला है मुझे, मैं तो रात तक पहुंचने की उम्मीद रख रहा था। खैर, सुमति को जितनी जल्दी गुस्सा आता था उतनी ही जल्दी वह ठंडा भी हो जाता। यानी कि जैसे वो गुस्से में थे और उतनी ही जल्दी वो बात को सुनकर नॉर्मल भी हो गए थे। तो लेखक कहते हैं कि लडकोर में वो एक अच्छी जगह पर ठहरे हुए थे। यहाँ पर भी उनके यजमान थे। पहले चाय सत्तू खाया और रात को गर्मा गर्म थुप्पा पिया। देखिए, चैप्टर आप जब पढ़ रहे हैं तो आपको अभी इंटरेस्टिंग बिल्कुल नहीं लग रहा होगा, लेकिन जब आप प्रश्नों के उत्तर देंगे तो आप देखेंगे कि अरे ये जो लाइन है ये मैंने वहां पे पढ़ी थी, तो मुझे इसका उत्तर ये है। तो देखिए बच्चे, एक एक पंक्ति को ध्यान पूर्वक समझिए कि उन्होंने कहां पर किस तरह की सिचुएशन उनके सामने आई, किस तरह उन्होंने हर एक परिस्थिति को हैंडल किया और क्यों उनके साथ ये सिचुएशन हुई। तो ये सारी चीजें बिल्कुल दिमाग में याद रखिए, ध्यान पूर्वक पढ़िए, ध्यान पूर्वक समझिए। आगे जब प्रश्नों के उत्तर आप देंगे तो तब आपको लगेगा कि हाँ, ये तो बहुत आसान चैप्टर है और बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ठीक है, तो वो कहते हैं कि यहाँ पर भी उन्हें कोई दिक्कत नहीं हुई, कोई परेशानी नहीं हुई। देखिए, इसी पर आपको यहाँ पर एक प्रश्न आने वाला है, इसीलिए आपको ये बता रही हूँ कि यहाँ पर भी उनको ठहरने में कोई दिक्कत नहीं हुई, बहुत अच्छी जगह उन्हें रहने को मिल गई। और उन्होंने यहाँ पर भी पहले चाय सत्तू खाया, और जो लोग थे, क्योंकि जो सुमति थे उनके यजमान, शुरू में ही मैंने आपको बताया था कि सुमति के यजमान यहाँ पर रहा करते थे, कुछ अच्छे यजमान थे जो जिन्होंने पहले उन्हें चाय सत्तू खाने को दिया और बाद में गर्मा गर्म थुप्पा, जो कि वहां का फूड होता है, स्पेशल फूड उसको कह सकते हैं। तो इस तरह से लेखक कहते हैं अब तिरड़ी के विशाल मैदान में थे। अब हम तिरड़ी के विशाल मैदान में थे, जो पहाड़ों से घिरा एक टापू सा मालूम होता था, जिसमें दूर एक छोटी सी पहाड़ी मैदान के भीतर दिखाई पड़ती है। उसी पहाड़ी का नाम है तिरड़ी समाधि गिरी। आसपास के गांव में सुमति के जितने भी यजमान थे, आसपास के जो गांव थे वहां पर सुमति के जितने भी यजमान थे, कपड़े की पतली पतली चीरी बत्तियों के गंडे गंडे खत्म नहीं हो सकते थे, क्योंकि बोध गया से लाए कपड़े के गंडे खत्म हो जाने पर किसी कपड़े से बोध गया का गंडा बना लेते थे। वे अपने यजमानों के पास जाना चाहते थे। देखिए, अब यहाँ पर ये आपको समझ में नहीं आ रही होगी, एक बार फिर से रीड करते हैं, फिर आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि आसपास के गांव में भी सुमति के कितने ही यजमान थे। जो सुमति थे वो पूजा पाठ का काम करते थे, और आसपास के जो गांव थे वहां पर भी सुमति के बहुत सारे यजमान थे। और वो लोग क्या करते थे, कपड़े की जो वो बोध गया से लाए हुए कपड़ा जो होता था, एक स्पेशल कपड़ा होता था। जैसे हम आज के टाइम पे हम दिया जलाने के लिए किसका यूज करते हैं, कॉटन का यूज करते हैं, रुई का इस्तेमाल करते हैं, रुई की बत्तियों का यूज करते हैं। लेकिन पहले के समय में एक स्पेशल कपड़ा होता था जिसकी चीरे बनाए जाते थे, यानी कि लंबी लंबी बत्तियां बनाई जाती थी और उसको यूज किया जाता था दिया जलाने के लिए। तो ये यजमान ही अपने ये जो पंडित होते थे वो अपने यजमानों को देते थे, या स्पेशल जगह से ही मंगवाई जाती थी। तो यहाँ पर जो क्योंकि बोध गया से लाए हुए कपड़े खत्म हो जाते। अब देखिए, हर इंसान, अब देखिए आज आपके घर में खत्म हो गया, कल उसके घर में खत्म हो गया, कल उसके घर में, तो हर एक के लिए तो रोज रोज बोध गया नहीं जा सकते। तो क्या करते थे कि किसी भी कपड़े का जो साफ सुथरा कपड़ा होता था, साफ सुथरा कपड़ा जो होता था उसका क्या करते थे, उसके गंडे बना लिया करते थे और अपने यजमानों के पास वो जाते थे। और वो कहते हैं, लेखक कहते हैं कि मैंने सोचा
कि ये तो हफ्ता भर उधर ही लगा देंगे। यानी कि उन्होंने कहा कि वो यजमानों के पास जाना चाहते थे, तो लेखक कहते हैं कि मैंने सोचा कि अगर मैंने इसे भेज दिया तो ये हफ्ता भर उधर ही लगा देंगे। यानी कि क्योंकि जब जाएंगे तो सारे यजमान से मिलना होगा, सभी उनको अपने घर पर भोजन पर बुलाएंगे, सभी उनको दान दक्षिणा देंगे। तो लेखक कहते कि ऐसे में ये इसने पक्का हफ्ता तो लगा ही देना है। तो उन्होंने कहा, मैंने लेखक कहते हैं मैंने उससे कहा कि जिस गांव में ठहरना हो उसमें भले ही गंडे बांट दो, मगर आस-पास के गांव में मत जाओ। इसके लिए मैं तुम्हें लाहसा पहुंचकर रुपए दे दूंगा। तो लेखक कहते हैं कि जहां ठहरे हो वहां के गांव में भले ही जाकर तुम गंडे बांट आओ, लोगों को गंडे दे दो, कपड़े की जो बत्तियां होती हैं उनको दे दो, लेकिन आसपास के गांव में मत जाना। क्योंकि अभी इतना समय, देखिए यात्रा है तो इतना समय, इतना सामान, इतनी सारी चीजें बहुत दिनों तक उपलब्ध नहीं हो सकती। तो इसीलिए जितने कम समय में यात्रा पूरी की जाए वो ज्यादा अच्छा है। तो वो कहते हैं अगर आपको क्योंकि उससे उनको पैसे मिलते थे, दक्षिणा मिलती थी, तो लेखक कहते हैं मैंने उनसे कहा कि मैं तुम्हें लाहसा पहुंचकर इसके लिए पैसे दे दूंगा। सुमति ने स्वीकार किया, सुमति ने इस बात को मान लिया। दूसरे दिन हमने भरिया ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कोई ना मिला। सवेरे ही चल दिए होते तो अच्छा था, लेकिन अब 10 से 11 बजे की धूप में चलना पड़ा। अब उन्होंने एक ऐसा सलाहकार ढूंढने की कोशिश की, लेकिन सुबह के समय उनको बहुत ढूंढने पर नहीं मिले। लेकिन अब सुबह सुबह वो इस कारण नहीं चल पाए, तो अब उन्हें दोपहर 10-11 बजे की तेज धूप में चलना पड़ रहा था। तिब्बत की धूप भी बहुत कड़ी मालूम होती थी। यद्यपि थोड़े मोटे कपड़े से सिर को ढक ले, गर्मी खत्म हो जाती है। आप 2 बजे सूरज की ओर मुंह करके चल रहे हैं, ललाट धूप से जल रही है, पीछे का कंधा बर्फ हो रहा है। फिर हम दोनों ने अपनी अपनी पीठ पर चीजें लादी, गंडा हाथ में लिया और चल पड़े। यद्यपि सुमति जो थे के परिचित तिरड़ी में भी थे, यानी कि जहां उनका नेक्स्ट स्टॉप था, अगला जो उनका पड़ाव था, वहां पर भी सुमति के जानने वाले लोग थे, यजमान थे। और सुमति लेकिन वह एक और यजमान से मिलना चाहते थे। सुमति एक और यजमान से मिलना चाहते थे और इसीलिए उन्होंने आदमी से मिलने का बहाना बनाकर शेखर विहार की ओर चलने के लिए कहा। तो यहाँ पर लेखक कहते हैं कि सुमति अपने किसी और यजमान से मिलना चाहते थे, तो उन्होंने जानबूझकर कि मुझे किसी आदमी से मिलना है, इस बात का बहाना बनाकर शेखर विहार की ओर चल पड़े। और कहते हैं कि यहाँ पर जो तिब्बत की जमीन है, अब तिब्बत की जमीन के विषय में बताते हैं कि ये अधिक छोटे बड़े जागीरदारों में बटी है। जो जमीनें हैं वो छोटे बड़े जागीरदारों में बटी हैं और इन जागीरों का ज्यादा हिस्सा मठों यानी कि विहारों के हाथ में होता है। और अपनी अपनी जागीर में हर एक जागीरदार खेती खुद भी करता है और जिसके लिए उसको मजदूर बेगार में मिल जाते हैं, और खेती का इंतजाम देखने के लिए वहां किसी भिक्षुक को भेजा जाता है। यानी कि यहाँ पर जो है एक तरह से शासन प्रशासन इस तरह से चलता है कि जो जमीनें हैं वो बहुत छोटे बड़े जागीरदारों में बटी होती है और इन जागीरों का जो बहुत बड़ा हिस्सा होता है, ज्यादातर हिस्सा होता है, वो मठों को दिया जाता है या विहारों को दिया जाता है। और जो जागीरदार होते हैं वो थोड़ा बहुत जमीन में खुद भी खेती करते हैं और इसके लिए उनको मजदूर आसानी से बेगार में मिल जाते हैं। और खेती का इंतजाम देखने के लिए यानी कि जो मठों को या विहारों को जमीन दी जाती है उसके लिए वहां पर किसी भिक्षुक को भेजा जाता है। और जो जागीर के आदमियों के लिए राजा से कम नहीं होता, यानी कि जागीरदार के जो आदमी हैं, जो काम कर रहे हैं, जो मजदूर हैं, उनके लिए वो राजा होता है, यानी कि जो भिक्षुक वहां पर रखा गया होता है देखभाल के लिए। ठीक है, इस तरह से शेखर की खेती के मुखिया भिक्षु नमसे, यानी कि जो शेखर जो जगह थी वहां के जो मुखिया भिक्षु थे, यानी कि उस जमीन की देखभाल करने वाले जो मुखिया थे भिक्षु, नेमसे, उनका नाम था नेमसे।
बड़े ही भद्र पुरुष थे, यानी कि अच्छे व्यक्ति थे। वो हमसे बहुत प्रेम से मिले। हालांकि मेरा भेष उस वक्त ऐसा नहीं था कि उन्हें कुछ भी ख्याल करना चाहिए था, क्योंकि वो एक छद्म भिखारी के वेश में थे। तो लेखक कहते हैं फिर भी उन्होंने हमारी बहुत अच्छे से आवभगत की, बहुत अच्छे से वो हमसे मिले, प्रेम से हमारा स्वागत किया। और यहाँ पर लेखक कहते हैं कि एक अच्छा मंदिर था, जहां पर वो भिक्षुक रहते थे वहां पर एक अच्छा मंदिर था। और वहां पर कंजूर, जिसमें कंजूर यानी कि बुद्ध वचन जो अनुवाद की गई थी, वो हस्तलिखित 103 पोथियां रखी हुई थी। पोथियां यानी कि किताबों का गट्ठा, पूरा चट्टा रखा हुआ था। अब लेखक कहते हैं मेरा आसन भी वहीं पर लग गया, मेरा आसन भी वहीं पर लग गया। यानी कि अब लेखक वहीं पे रुक गए, क्योंकि लेखक को वहां पर पुस्तकें मिल गई। देखिए, जो इंसान जिस ओर उसका झुकाव होता है, जैसे कि लेखक जो है राहुल सांकृत्यायन जी जो हैं, आपने देखा ही इनकी कितनी सारी रचनाएं हमने यहाँ पर पढ़ी। बहुत बड़े साहित्यकार हैं, लेखक हैं। आप देख सकते हैं कितनी सुंदर इन्होंने यात्रा वृतांत यहाँ पर लिखा है। तो अब देखिए, उनको अपने मतलब की चीज मिल गई, तो वो कहते हैं मेरा आसन भी वहीं लग गया। और वह बड़े मोटे कागज पर अच्छे अक्षरों में लिखी हुई थी जो पोथियां थी। और एक पोथी 15-15 सेर से कम नहीं होगी। सुमति ने फिर अपने आसपास के यजमानों के पास जाने के बारे में पूछा। अब सुमति ने फिर से परमिशन ली लेखक से कि मैं अपने आसपास के यजमानों के पास जाना चाहता हूँ। तो लेखक कहते हैं कि उस वक्त मैं अब पुस्तकों के भीतर था। देखिए, ये पंक्ति नोट डाउन कीजिएगा कि मैं अब पुस्तकों के भीतर था। आप जब बाद में प्रश्न उत्तर करेंगे, आपको ये एक्सप्लेन करना है कि मैं पुस्तकों के भीतर था। तो मैं पुस्तकों के भीतर था, अर्थात क्योंकि जैसे कि वो लेखन कार्य से जुड़े हैं, वो पठन पाठन से जुड़े हैं, तो उनको उनके टाइप की चीजें मिल गई। तो अभी वो सारी पुस्तकों से घिरे हुए हैं, वो ऐसी जगह पर बैठे हैं जहां पर खूब सारी पोथियां हैं, खूब सारी किताबें हैं, खूब सारे बौद्ध ग्रंथ हैं। तो अब वो उनको पढ़ने में मशगूल हो गए हैं, उनको पढ़ रहे हैं, उनका जो पूरा ध्यान है वो उनमें लग चुका है। तो लेखक कहते हैं इसीलिए मैंने उन्हें जाने के लिए कह दिया। यानी कि उस टाइम उन्होंने नहीं सोचा कि सुमति ने हफ्ता लगा दिया तो क्या होगा, ठीक है। तो वो कहते हैं दूसरे दिन वह गए और मैंने समझा कि 3-4 दिन तो वो लगा ही देंगे, ठीक है। अब मैं, क्योंकि लेखक ने सोचा कि अब वो यजमानों के पास गए हैं तो लगभग 3-4 दिन तो लग ही जाएंगे। लेकिन उसी दिन दोपहर बाद वो चले आए, क्योंकि जो तिरड़ी गांव था वो वहां से बहुत ज्यादा दूर नहीं था। और हमने अपना अपना सामान पीठ पर उठाया और भिक्षु नमसे, जो वहां के, जो उस एरिया के संचालक थे, रक्षक थे, देखरेख करने वाले थे, उनसे विदा लेकर चल पड़े। तो इस तरह हमारा जो ये चैप्टर है, ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है, पाठ हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। और आपने देखा कि राहुल सांकृत्यायन जी ने बहुत ही सुंदर तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से हमें यहाँ पर पाठ क्लियर करवाया है, पूरी अपनी यात्रा वृतांत को हमें यहाँ पर बताया है। तो जो हमारा नेक्स्ट सेशन होगा उसमें हम इस पाठ से जुड़े हुए प्रश्न उत्तर डिस्कस करेंगे। और प्रश्न उत्तर जो है वो बहुत ही ज्यादा टफ नहीं है, बहुत ही ज्यादा कठिन नहीं है। अगर आप देखें, अगर आपने चैप्टर को पढ़ा है, थोड़ा भी अगर आपने चैप्टर पर ध्यान दिया है, तो आप केवल और केवल पढ़कर आसानी से इन प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। देखिए, जैसे कि आपका पहला प्रश्न है, थोड़ला से पहले के आखिरी गांव पहुंचने पर भिखमंगी के वेश में होने के बावजूद लेखक को ठहरने के लिए उचित स्थान मिला, जबकि दूसरी यात्रा के समय भद्र वेश भी उन्हें उचित स्थान नहीं दिला सका। तो ये क्या, यहाँ पर ऐसा क्या हुआ? तो मैंने आपसे कहा था कि आपको एक एक पंक्ति ध्यान पूर्वक पढ़नी थी। तो यहाँ पर सबसे मेन बात है कि जो पहले जो उनकी यात्रा जो उन्होंने की थी भद्र पुरुष के रूप में, भद्र व्यक्ति के रूप में, तब उन्हें रहने के लिए उतनी अच्छी जगह नहीं मिली थी जितनी कि आज उन्हें रहने के लिए मिल गई।
तो सबसे पहले तो उन्होंने वहां के पूरे कल्चर को बताया कि कैसे वहां के लोग हैं, कैसे वहां लोगों का स्वागत सत्कार किया जाता है, कैसे वहां लोगों को यात्रियों के साथ व्यवहार किया जाता है। और दूसरा मेन पॉइंट उन्होंने लोगों के उस समय के, जिस समय आप उनसे बात कर रहे हैं, जिस समय आप उनसे मिल रहे हैं, उस समय कैसी उनकी स्थिति है, क्योंकि वहां के लोग, ज्यादातर लोग जो शाम के समय छड़ पीकर मदहोश हो जाते हैं या बहुत अच्छे से होश में वो नहीं रहते, तो इस कारण उनको उस समय भद्र पुरुष के रूप में होते हुए भी अच्छा स्थान नहीं मिला और आज भिखारी के रूप में होते हुए भी उन्हें अच्छा स्थान रहने के लिए मिल गया। तो इसी तरह से देखिए बहुत ही ज्यादा यहाँ पर आपको प्रश्न दिए गए हैं, लेकिन बहुत ही इजी है अगर आपने चैप्टर को ध्यान पूर्वक पढ़ा है। दूसरा है, उस समय तिब्बत में हथियार का कानून न रहने के कारण यात्रियों को किस प्रकार का भय बना रहता था। तो देखिए उस समय क्योंकि वहां पर हथियार कानून नहीं था, तो जो डाकू थे उनके पास हथियार हमेशा अवेलेबल रहते थे और जो यात्री थे उनके पास भी हथियार रहते थे। तो डाकू ये सोचकर कि अगर मैंने इस पर हमला नहीं किया तो ये मुझ पर हमला करेगा, ये सोचकर सबसे पहले वो उसको जान से मार दिया करते थे यात्री को, उसके बाद उसके साथ लूटपाट किया करते थे। तो ये सबसे बड़ा भय उस समय डांडे की उन पहाड़ियों के बीच हुआ करता था। लेखक लडकोर के मार्ग में अपने साथियों से किस प्रकार बिछड़ गए। क्यों बिछड़ गए लेखक लडकोर के मार्ग में अपने साथियों से? बहुत ही ज्यादा इजी, बहुत ही ज्यादा सरल है कि उनका जो घोड़ा था वो बहुत स्लो था, शुरू से ही बहुत ज्यादा धीमे चल रहा था और जिस कारण वो अपने यात्रियों से, अपने सह यात्रियों से पिछड़ गए थे। और दूसरा कि वो रास्ता भी भटक गए थे, क्योंकि जो सह यात्री थे वो काफी आगे निकल गए थे और लेखक को रास्ता नहीं पता था और वो रास्ता भटक गए थे। वो अपने असली रास्ते से लगभग 1.5 मील आगे गलत रास्ते पर निकल आए थे, इसी कारण वो अपने साथियों से पिछड़ गए थे। अगला है, लेखक ने शेखर बिहार में सुमति को उसके यजमानों के पास जाने से रोका परंतु दूसरी बार रोकने का प्रयास नहीं किया, क्यों? तो ये तो मैं आपको एक्सप्लेन नहीं करूंगी। लास्ट की पंक्ति है जहां पर आपको स्पष्ट रूप से बताया गया है, क्लियर कर दिया गया है, क्योंकि दूसरी बार जो लेखक थे उनको उनकी मतलब की चीजें, पुस्तकें मिल गई थी। अब चाहे सुमति 2 दिन के लिए जाए, 4 दिन के लिए जाए, अब वो उन पुस्तकों में ज्ञान अर्जित करने के लिए, पढ़ने के लिए, समझने के लिए उनके पास, अपने टाइम का यूज करने के लिए उनके पास वहां पर चीजें थी। इसीलिए अपनी यात्रा के दौरान लेखक को किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, प्रस्तुत यात्रा वृतांत के आधार पर बताइए उस समय तिब्बती समाज कैसा था। मैं अब पुस्तकों के भीतर था। ये मैंने आपको पहले ही कहा था कि आपको क्लियर करने के लिए आएगा। नीचे दिए गए विकल्पों में से इस वाक्य का सही अर्थ बताइए। तो देखिए सही अर्थ तो बिल्कुल एक ही है कि लेखक पुस्तकें पढ़ने में रम गए थे। ठीक है, अब ये तीनों प्रश्न आपने एक्सप्लेन करने हैं। अब मुझे नहीं लगता कि आपको एक एक प्रश्न को लिखवाने की जरूरत पड़ेगी। बहुत ही इजी है, बहुत ही सरल है। केवल और केवल आपको थोड़ा सा चैप्टर को एक बार घर पर रिवाइज करने की जरूरत है। उसके बाद ये सारे प्रश्नों के उत्तर आप अपनी कॉपी में लिखेंगे। ये आज आपका होमवर्क है। ओके, तो हमारा आज का जो सेशन है वो यहीं पे समाप्त होता है। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में एक नए पाठ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।